हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 16 जुलाई के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जुड़ा हुआ है। दूसरा, डिजिटल कॉलोनियलिज्म, एक नया और इम्पॉर्टेंट कंसर्न है डेटा सॉवरेंटी और डिजिटल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में। और तीसरा टॉपिक है ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम, जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मेजर पुश प्रोवाइड करता है। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट इन बिहार। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये टॉपिक जीएस पेपर 2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और इलेक्शन कमीशन के रूल्स से रिलेटेड है। एथिक्स पेपर में ये इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का एक एग्जाम्पल भी बन सकता है और प्रीलिम्स में आर्टिकल 324 और 326 जैसे प्रोविजन से सवाल उठ सकते हैं। मूविंग ऑन विद द न्यूज़ आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR लॉन्च किया है, जो इलेक्टोरल रूल्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है। इसका मकसद है कि 2025 के असेंबली इलेक्शन से पहले वोटर्स का वेरिफिकेशन हो जाए ताकि इलेक्टोरल रूल्स बिल्कुल एक्यूरेट हों। SIR के अंदर 3 बेसिक क्राइटेरिया चेक हो रहे हैं। वोटर इंडियन सिटीजन हो, उनका का एज कम से कम 18 ईयर्स हो और वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का कंसेप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 19 और 20 में डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर क्लैरिटी दी थी मनमोहन सिंह केस 1999 में, जब उनकी राज्यसभा नॉमिनेशन पर ये क्वेश्चन उठा कि वो वाकई में असम के ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह क्लैरिफाई किया था कि फर्स्टली सिर्फ प्रॉपर्टी होना ही किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रेसिडेंट होने के लिए काफ़ी नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति टेम्पोरेरी बेसिस पर कहीं और गए हैं, जैसे काम या ट्रैवल के लिए, तो उनका ऑर्डिनरी रेसिडेंसी स्टेटस ब्रेक नहीं होता। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि उस व्यक्ति की उस जगह पर रहने की नीयत परमानेंट होनी चाहिए, मतलब दे मस्ट हैव एन इंटेंट टू ड्वेल इन द कंसर्न प्लेस। अब रही बात SIR के प्रोसेस की, तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था कुछ सीरियस ग्राउंड्स पर। सबसे पहला कंसर्न था कि SIR इनडायरेक्टली सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का बेस बन सकता है, जबकि सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, ना कि ECI के पास। दूसरा कंसर्न था डॉक्यूमेंट एक्सक्लूजन। आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे कॉमन IDs को एक्सेप्ट नहीं किया गया, सिर्फ 11 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा को एडमिसिबल माना गया था। तीसरा और सबसे सीरियस कंसर्न था डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क। बिहार हैज़ अ वेरी लार्ज माइग्रेंट वर्कफोर्स जो साल के काफ़ी टाइम घर से दूर रहते हैं। इन माइग्रेंट्स को डिजिटली री रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जा सकता है। डिजिटल डिवाइड और शॉर्ट डेडलाइंस की वजह से उनके वोट का हक छीनने का डेंजर बना हुआ है। एक्टिविस्ट जैसे योगेंद्र यादव ने इस पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म देते हुए कहा और ये पॉइंट उठाया है कि प्रोसेस में सिलेक्टिव एक्सक्लूजन हो सकती है, जो आर्टिकल 326 यानी राइट टू वोट का वायलेशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि ECI अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 324 के अंदर SIR जैसे प्रोसेस कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने 3 डायरेक्शंस भी दिए हैं। पहला, ECI सिटीजनशिप इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा, आधार और वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। और तीसरा, माइग्रेंट वोटर्स का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। हमारी इस डिस्कशन में NRC और SIR का कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम का NRC बेस था सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इन्वॉल्व थे। NRC का फोकस था सिटीजनशिप वेरिफिकेशन और इसका आउटकम 2019 में ये था कि 3.1 करोड़ लोग सिटीजन डिक्लेयर हुए, जबकि 19 लाख लोग एक्सक्लूड किए गए। वही बिहार का SIR बेस्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 पर और इसे कंडक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। इसका फोकस सिर्फ वोटर लिस्ट रिवीजन है, जिसमें नाम इंक्लूड या एक्सक्लूड हो सकता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। हाउएवर कंसर्न ये है कि वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद फ्यूचर में सिटीजनशिप पर भी सवाल उठ सकते हैं, इसीलिए प्रोसेस का ट्रांसपेरेंट और फेयर होना ज़रूरी है। इसी टॉपिक पर रिफरेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ रिगार्डिंग डिजिटल कॉलोनियलिज्म। ये टॉपिक GS पेपर 2 के डिजिटल गवर्नेंस और GS पेपर 3 के साइबर सिक्योरिटी और डेटा इकोनॉमी सेक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एथिक्स पेपर में भी ये डिजिटल फेयरनेस और कॉर्पोरेट डोमिनेंस के एंगल से रेलिवेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनियलिज्म की।
कॉलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई पावरफुल देश किसी दूसरे देश, रीजन या टेरिटरी पर कंट्रोल बना लेता है, उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी छीन लेता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करता है और उनके रिसोर्सेज का यूज़ करता है और उनके कल्चर को भी अपने तरीके से बदल देता है। कॉलोनाइजेशन के 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं: पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल इम्पोजिशन। हिस्टोरिकली कॉलोनाइजेशन 2 टाइप्स के रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ज़्यादा कॉमन था, उसमें कॉलोनियल पावर्स खुद परमानेंटली सेटल हो जाते थे, जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में हुआ। ब्रिटिश इंडिया भी एक एग्जाम्पल है जहां वो डायरेक्टली रूल करते थे। इनडायरेक्ट या न्यू कॉलोनियलिज्म वर्ल्ड वॉर के बाद पॉपुलर हुआ। इसमें फिजिकल ऑक्यूपेशन के बजाय इकोनॉमिक कंट्रोल, मीडिया इन्फ्लुएंस और ट्रेड डिपेंडेंसी के जरिए डोमिनेंस होता है। इसमें पावरफुल देश लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड और कल्चरल डोमिनेशन जैसे टूल्स का यूज़ करते हैं पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए। अब आते हैं डिजिटल कॉलोनियलिज्म पर, जो इस समय का एक मॉडर्न और इमर्जिंग फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म कहा जा सकता है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिसेंटली इस इशू को हाईलाइट किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया डिजिटल स्पेस में नए फॉर्म के डोमिनेशन का सामना कर रहे हैं। डिजिटल कॉलोनियलिज्म का मतलब है जब डेवलप्ड कंट्रीज़ की बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपिंग नेशंस के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म्स और डेटा इकोसिस्टम्स पर कंट्रोल बना लेती हैं। इंडिया में इसका इम्पैक्ट काफ़ी क्लियर है। सबसे पहला एग्जांपल है डेटा मोनोपोली। जैसे गूगल और फेसबुक जैसे कंपनीज इंडियन यूजर्स का डेटा कलेक्ट करके अपने पास स्टोर करती है और उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी करती है। दूसरा एस्पेक्ट है फॉरेन क्लाउड डिपेंडेंसी। आज भी इंडिया के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट बिजनेसेस क्लाउड स्टोरेज के लिए AWS या Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर और गूगल क्लाउड जैसे फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट है। तीसरा एस्पेक्ट है ऐप इकोसिस्टम का कंट्रोल, जहां यूजर्स हेविली डिपेंडेंट है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल iOS पर। 2020 में गूगल ने इंडियन ऐप पेटीएम को अपने प्ले स्टोर से टेम्पोरेरली हटा दिया था, साइटिंग पॉलिसी वायलेशन। तब ये इशू पब्लिक अटेंशन में आया था। चौथा एंगल है AI टूल्स का यूसेज, जैसे ChatGPT और Gemini। ये टूल्स इंडिया में एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये सब फॉरेन ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेस में भी हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। पांचवा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डोमिनेंस। इंडियन यूजर्स लार्जली X या फिर फॉर्मली नोन एज ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस पर बहुत एक्टिव है, जबकि इंडियन ऑल्टरनेटिव्स जैसे कू 2024 में शट डाउन हो गए हैं। इससे सिर्फ डिजिटल फेलियर नहीं बल्कि एक मेंटल कॉलोनाइजेशन भी दिखाई देता है, जहां लोग अपने देश के ऐप्स को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मार्केट मोनोपोली। गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया के ऐप मार्केट पर अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं और इंडियन एप्लीकेशन डेवलपर्स को लिस्टिंग के लिए हाई कमीशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये डोमिनेंस नॉट ओनली इकोनॉमिक है बल्कि कल्चरल और ऑपरेशनल भी है। तो अब सवाल उठता है डिजिटल कॉलोनाइजेशन से कैसे निपटा जाए। सबसे पहला सोल्यूशन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। इंडिया ऑलरेडी आधार, UPI और डिजी लॉकर जैसे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर चुका है, जो प्राइवेट मोनोपोलीज का ऑल्टरनेटिव बन रहे हैं। ई-कॉमर्स के फील्ड में गवर्नमेंट ने ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया है, जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे डोमिनेंट प्लेयर्स की मोनोपोली को ब्रेक करने का काम करेगा। ONDC एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है, जहां एक बायर एक ई-कॉमर्स साइट से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के सेलर से प्रोडक्ट परचेज कर सकती है, बिल्कुल UPI के मॉडल की तरह। दूसरा सोल्यूशन है लोकल टेक और सोशल मीडिया स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। अपनी AI टूल्स डेवलप करने के लिए इंडिया AI मिशन शुरू किया गया है, जो एक लॉन्ग टर्म विजन के रूप में इंडिया को AI लीडर बनाने की दिशा में काम करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्लोबल साउथ कोएलिशन बनाकर इंडिया का लीडरशिप लेना। डेवलपिंग कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पर आकर डिजिटल फेयरनेस और गवर्नेंस के लिए ग्लोबल लेवल पर रूल्स डिसाइड कर सकती है। और चौथा और सबसे क्रिटिकल सोल्यूशन है डेटा लोकलाइजेशन लॉज। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इसी डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। इस एक्ट के तहत कंपनीज को डेटा इंडिया में ही स्टोर और प्रोसेस करना होगा। इससे इंश्योर होगा कि इंडियन यूजर्स का जो पर्सनल डेटा है वो किसी फॉरेन कंट्रीज के जुरिस्डिक्शन में एक्सपोज ना हो और इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी बनी रहे। यहाँ एक कंसेप्ट आता है इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के पार्ट के रूप में इस कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब यही है कि किसी भी सिटीजन का पर्सनल डेटा का यूज़ सिर्फ उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद ही हो सकता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 रूल्स डिफाइन किए गए हैं।
डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा है जैसे आम नागरिक, डेटा फिड्यूशियरी जैसे गूगल जो डेटा कलेक्ट करता है, और डेटा प्रोसेसर जो थर्ड पार्टी प्रोसेसर होते हैं। डेटा प्रिंसिपल के पास राइट्स हैं जैसे अपने डेटा का यूसेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, गलतियों को करेक्शन करवाना और डेटा को इरेज करवाने का डिमांड। साथ ही उन पर कुछ ड्यूटीज़ भी आते हैं जैसे फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल ना करना और किसी दूसरे व्यक्ति का इम्पर्सनेशन ना करना। वही डेटा फिड्यूशरीज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करे और जैसे ही डेटा की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो उसे इरेज कर दिया जाए। तो ओवरऑल डिजिटल कॉलोनियलिज्म सिर्फ एक टेक इशू नहीं है, ये इंडिया की डिजिटल सॉवरेंटी, डेटा फ्रीडम और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सवाल है। इसी टॉपिक पर एक प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं आज के फाइनल टॉपिक की तरफ, ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम अंडर पीएम ई ड्राइव। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। प्रीलिम्स में भी स्कीम्स जैसे पीएम ई ड्राइव और ओएनडीसी फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पीएम ई ड्राइव स्कीम, जो ईवीज को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। इसका टोटल आउटले 10,900 करोड़ है और ये 2 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये स्कीम फेम इंडिया स्कीम का रिप्लेसमेंट है। रिसेंट अपडेट में हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक बायर्स को ई वाउचर्स मिलेंगे, जिससे कॉस्ट रिड्यूस होगा और एडॉप्शन एक्सेलरेट होगा। सरकार के कुछ दूसरे स्टेप्स भी ईवी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं उन्हें। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 अप्रैल से जुलाई तक के लिए एक्टिव है, स्पेशली E2W और E3W व्हीकल्स के लिए। बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस डेवलप किए जा रहे हैं टू रिड्यूस द चार्जिंग वेट टाइम्स। वही ई अमृत पोर्टल अवेयरनेस क्रिएट करता है और ईवी शिफ्ट को ईजियर बनाता है। सिडबी का मिशन 50K EV 4 इको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करता है, स्पेशली इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। ये क्लियरली दिखाता है कि ईवी ट्रांजिशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल नीड नहीं है, बल्कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी है। इसी टॉपिक पर एक प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले आज के टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, मेंस आंसर राइटिंग में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए एपिसोड में विद मोर रेलिवेंट करंट अफेयर्स। तब तक के लिए दिस इज फोकस यूपी से साइनिंग ऑफ। जय हिंद।